प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो कि मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि उनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कंट्रीब्यूशन रहा, बेसिकली किन चीज़ों पर उन्होंने स्टडी की, ओके। तो पहला है कि उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उनको आइडेंटिफाई किया, उनके रीजंस को जानने की कोशिश की। तो उन्होंने जाना कि वर्कर्स में लेजीनेस हो गया है, ठीक है। मीन्स वर्कर्स लेज़ी हो गए हैं, काम को वर्कर्स में लेजीनेस आ गया है, उसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको थ्रेट से, मीन्स उनको डरा धमकाकर उसके थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा कि वर्कर्स का जो अटेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलता है, मीन्स जितने दिन वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलता है। तो ये भी एक रीज़न था प्रोडक्शन के रिड्यूस होने का। मीन्स अगर किसी वर्कर को काम करना है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अटेंडेंस दे अपना, ताकि अटेंडेंस बेसिस पे सैलरी मिलता था। तो वर्कर्स धीरे धीरे काम करते थे और दिन ज़्यादा लगाते थे, डेज ज़्यादा लगाते थे, तो इसके कारण भी प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ था। नेक्स्ट था कि उन्होंने देखा, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने देखा कि जो मैनेजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो कोई रूल रेगुलेशंस के विदाउट रूल रेगुलेशन से वो काम किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है सेकंड टॉपिक, अजम्पशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का अजम्पशन किया। उनका कहना था कि जो रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब की जगह पे साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड, उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उनको अपनी मर्जी, अपनी मन मर्जी से काम नहीं करना चाहिए। थर्ड, एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि हम मॉनेटरी फैक्टर्स के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं वर्कर्स को, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करके, मीन्स उन्हें पैसे दे के हम उनसे काम करवा सकते हैं, मॉनेटरी फैक्टर्स के थ्रू उनसे हम काम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें पहला प्रिंसिपल कहता है कि टेलर ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के काम हैं उनको डिफाइन कीजिए, उनको डिटरमाइन कीजिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको डिफाइन कीजिए। उसके बाद उसका एक साइंटिफिक स्टडी कीजिए और हर एक काम का एक बेस्ट तरीका ढूंढिए कि उस काम को हम कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उससे बढ़ जाए, ठीक है। तो बेसिकली हर एक काम का एक बेस्ट वे को डिटरमाइन करना, ठीक है। हर एक काम को पहले डिफाइन करना, हर एक काम को डिवाइड करना, उस काम को के साइंटिफिक स्टडी करना और उसके बाद उसका एक बेस्ट तरीका डिटरमाइन करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल था राइट मैन फॉर द राइट जॉब। टेलर का कहना था कि जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन का जो क्वालिफिकेशंस है, उनकी जो एबिलिटी है, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब उनके लिए हायर करे, ठीक है। मतलब उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें काम दें, और जब उन्हें हम काम देते हैं तो उनकी विलिंगनेस को हम चेक करें कि वो वर्कर उस चीज़ को काम करने में इच्छुक रखता है या नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, टेलर ने कहा कि जब तक वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हार्मोनी नहीं होगी, एक कॉपरेशन नहीं होगा, दोनों में कॉपरेशन होना चाहिए, जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिफिक मैनेजमेंट का कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन होना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वर्क का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट ज़बरदस्ती वर्कर्स से काम करवाए या वर्कर्स भी अपनी इच्छा से काम करें। सबका अपना अपना काम बटा होना चाहिए, वर्क का डिवीज़न होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिलोसॉफी और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मीन्स इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मीन्स कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मीन्स सब लोग मिलकर कॉपरेट होकर काम करें, अकेले अकेले नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच टू ग्रेटेस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि हर लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, मैनेजमेंट के बारे में भी, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी, वर्कर्स के बारे में भी, हर लोगों की एफिशिएंसी, उनके डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना होगा, उन हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कुछ एलिमेंट्स और टेक्निक्स दिया। तो इसमें 5 एलिमेंट्स है। पहला मोशन स्टडी, दूसरा टाइम स्टडी, तीसरा डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, फोर्थ एक्सेप्शन प्रिंसिपल एंड फिफ्थ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो पहला एलिमेंट्स है मोशन स्टडी। इस टेक्निक में हम काम करने का बेस्ट वे फाइंड करते हैं, ठीक है। शॉप फ्लोर, दैट मीन्स जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उसको हम शॉप फ्लोर कहते हैं। तो शॉप फ्लोर पर वहाँ पे जो काम है, जो वर्क है, उसको डिवाइड करना और उस वर्क का एक बेस्ट सेट ऑफ मोशन को डिटरमाइन करना, ठीक है। बेस्ट वे फाइंड करना, और उसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो वर्कर्स का बॉडी मूवमेंट है, जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, उसको हम ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट वे वर्क करने का एक बेस्ट तरीका को डिटरमाइन करना, इसमें ये कहता है मोशन स्टडी। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा टाइम स्टडी।
इस एलिमेंट में टाइम को ध्यान रखा गया, काम करने का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है उसको मेज़र किया गया, उसको डिटरमाइन किया गया, और इसके लिए इसमें स्टॉप वॉच टेक्निक का यूज़ किया गया था। ठीक है, इसमें हर काम के हर जो भी काम है उसका जो मिनिमम टाइम पॉसिबल है, जो मतलब काम करने का जो कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके में काम को हो जाए, उस टाइम को, वो जो मिनिमम टाइम पॉसिबल है उसको मेज़र करना, तो ये कहता है टाइम स्टडी। थर्ड एलिमेंट है हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इस सिस्टम में ये सिस्टम कहता है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो पेमेंट है, उनका जो सैलरी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ना कि अटेंडेंस के बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है, उनके जो परफॉर्मेंस है काम करने का, उनके उस बेसिस पर उन्हें हम सैलरी दें। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है एक्सेप्शन प्रिंसिपल। एक्सेप्शनल प्रिंसिपल में कहता है कि जो मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक्सेप्शनल केसेस पर भी ध्यान देना है। एक्सेप्शनल केसेस मीन्स जो वर्कर्स हैं उनका जो काम कर रहे हैं, उनका टारगेट है, अगर मान लेते हैं हमें एक दिन में 100 यूनिट काम करना है, ठीक है, तो वो वर्कर 100 यूनिट के बजाय 70 और 80 यूनिट ही पूरा कर पा रहे हैं, मीन्स टारगेट को वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है और उन्हें सुधारना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी में कहता है कि जो वर्कर्स, जो एक तो है जो काम नहीं कर पा रहे, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, और एक ऐसे वर्कर हैं जो टारगेट को पूरा तो कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा, मीन्स अगर एक दिन में उन्हें 100 यूनिट काम करना है तो उसके बजाय वो 150 यूनिट काम कर रहे हैं, तो वो 50 यूनिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मीन्स टारगेट को अचीव तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनको अलग से रिवॉर्ड देना ताकि वो अच्छे से काम करें, मतलब जो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे उन पर भी ध्यान देना, और जो टारगेट से ऊपर करे, जिनका बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, उन पर भी ध्यान देना, उनके लिए भी अलग से रिवार्ड देना। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहता है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा सुपरवाइज़र जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो, मीन्स फोरमैनशिप मीन्स कोई एक ऐसा पर्सन, एक सुपरवाइज़र जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, कोई पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइजेशन हो उसका। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड का कहने का मतलब था कि एक वर्कर का एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए। ठीक है, पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि एक वर्कर का 8 सुपरवाइज़र होगा। ठीक है, मतलब कि एक वर्कर के लिए एक सुपरवाइज़र नहीं होंगे, एक वर्कर के 8 सुपरवाइज़र होंगे, और उन 8 सुपरवाइज़र को 4-4 में डिवाइड किया जाएगा। 4 लोग प्लानिंग करेंगे एंड 4 लोग एग्जीक्यूट करेंगे। सो जो 4 सुपरवाइज़र प्लान करेंगे उनमें कौन आते हैं? वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरियन। एंड जो एग्जीक्यूट करेंगे सुपरवाइज़र, उनमें कौन आते हैं? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा? जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया उसका क्या इम्पैक्ट रहा? तो इससे जो लेबर है, मटेरियल्स हैं और जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं उनका अच्छे से यूज़ होने लगा, उनका इफेक्टिव यूज़ होने लगा। पहला ये इम्पैक्ट रहा। दूसरा कहता है इससे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कॉपरेशन रहने लगा, उनके बीच में हारमोनी आ गया। ठीक है, उनके बीच में डिस्कॉर्ड की जगह पे हारमोनी आ गया, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके कामों को कर रहे थे। थर्ड कहता है जो वेस्टेज है, चाहे किसी चीज़ का भी वेस्ट हो, वेस्टेज पर ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये तीन इम्पैक्ट रहा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।